Yes, good morning, students. Hope you are doing well. In the last lecture, हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था दैट इज यूनिट नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अबाउट द डिसोल्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. क्लियर. लास्ट टू लास्ट रूल्स हमने जो रीड आउट किए थे वहां पे आपने क्या पॉइंट पढ़ा कि सर रजिस्ट्रेशन करवाना कोई मैंडेटरी नहीं है. सर बेसिकली एज पर द इंडियन लॉ इट इज ऑप्शनल टू make sorry to take the registration of the firm. Clear. बट सर एज पर इंग्लिश लॉ वहां पे सर मैंडेटरी है कि अगर आपने कोई पार्टनरशिप फर्म बनाई तो पार्टनरशिप फर्म को क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा. बट इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करवाना कोई मैंडेटरी नहीं है. हाँ, बट कुछ दैट मीन्स डिसएबिलिटीज हैं, कुछ कंसिक्वेंसेज हमारे पास बताए गए कि नॉन रजिस्ट्रेशन करवाने के जो कंसिक्वेंसेज होंगे सर वो कंसिक्वेंसेज आपको फोर्स करते हैं कि आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्या करवाएं, रजिस्टर्ड करवाएं. क्लियर. एंड आगे आपने जो टॉपिक रीड आउट किया था दैट इज ऑल अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच में आपने डिफरेंस पढ़ा. एंड आफ्टर दैट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन जिसमें वॉलंटरी डिसोल्यूशन भी थी प्लस बाय कोर्ट भी थी. तो वो सारे काफी पॉइंट्स वहां पे हमने डिस्कस किए. एंड अबाउट द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन कि किसकी लायबिलिटी पार्टनर्स की कितनी होगी एंड फर्म की प्रॉपर्टी को किस वे से यूज किया जाएगा. अगर लॉस होगा तो लॉस के केस में जो डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होएगी सर वो डेफिशिएंसी को पार्टनर्स किस रेशो में लेके आएंगे. एंड ऑल अबाउट रूल्स सारे के सारे आपने लास्ट टॉपिक में कवर किए. आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है बेसिकली सर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. क्लियर. अब आपके सिलेबस में मेरी ओर से सर आपके दो टॉपिक्स पेंडिंग हैं. क्लियर. एक जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज एलएलपी एक्ट. क्लियर इन शॉर्ट. एंड दूसरा है बेसिकली सर कंपनीज एक्ट. क्लियर. अब ये जो एक्ट बनाए गए एलएलपी एक्ट और कंपनीज एक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों एक्ट के अंदर जो चार्ज प्रोवाइड किया गया दैट मींस जो डाटा मेंटेन करेगा वो कौन करेगा सर, आरओसी. आरओसी मींस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. पहले सिर्फ और सिर्फ आरओसी किसका काम करते थे, कंपनीज का. बट जो नया एक्ट बनाया गया एक हाइब्रिड मिक्सचर बनाई गई दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. सर इसका चार्ज भी किसको प्रोवाइड किया गया, आरओसी को. दैट मींस अगर आज के टाइम में आपने कोई भी एलएलपी बनानी है तो एलएलपी बनाने के लिए जो वेरियस फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी, वेरियस हमें कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, वो सारे के सारे कंप्लायंसेस किसके साथ पूरे करने पड़ेंगे सर, आरओसी के पास पूरे करने पड़ेंगे. दैट मीन्स जो वेरियस फॉर्म्स, फीस, जो भी कुछ हमने पे आउट करना है टू मेक एलएलपी इन इट्स एग्जिस्टेंस. सर एलएलपी को एग्जिस्टेंस में लेके आने के लिए वो सारी फॉर्मेलिटीज हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाके क्या करनी पड़ेंगी, कंप्लीट. हाउएवर फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है. दैट मीन्स कि जितने भी फॉर्म्स फाइल होंगे सारे के सारे ऑनलाइन फाइल होंगे एंड उनका चार्ज किसके पास होगा, आरओसी के पास. दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. क्लियर. यस. नाउ सर एक्चुअली ये एलएलपी एक्ट जो 2008 में बनाया गया दैट मीन्स अगर आप कहना चाहो मोस्टली जितने भी एक्ट आपने पढ़े सारे 90s की लाइन में होते हैं. क्लियर. 19 दिस. बट ये वाला जो एक्ट है ये कब बनाया गया सर, 2008 में. दैट मीन्स बड़ा ही रिसेंट एक्ट है जो यहाँ की प्रेजेंट नीड्स को देखते हुए बनाया गया. अब ये जो एलएलपी बनाई गई सर, एलएलपी इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ वर्ड पार्टनरशिप एंड कंपनीज. क्लियर. क्योंकि सर सबसे बड़ी चीज पार्टनरशिप और कंपनीज के अंदर जो मेन बेनिफिट था सर, पार्टनरशिप के केस में आपकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड. ये तो आप अच्छे से पढ़ चुके पीछे. क्लियर. ये तो पार्टनरशिप टॉपिक हम रीड आउट कर चुके हैं कि पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड. एंड कंपनीज के केस में लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड. क्लियर. तो इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में दैट मीन्स जहां पे लोग रेजिस्ट करते थे कि पार्टनरशिप में हम काम करना नहीं चाहते क्योंकि वहां पे लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड. एंड कंपनीज में हम जा नहीं सकते क्योंकि वेरियस फॉर्मेलिटीज बहुत है. दैट मीन्स वेरियस कंप्लायंसेस बहुत है. अब जैसे नॉर्मली सर आज के टाइम में कंपनी बनाना अपने आप में एक बड़ा मिशन है.
कंपनी को आगे ऑपरेट करके रखना, क्लियर, दैट मीन्स वेरियस फॉर्मेलिटीज को पूरा करना। सर ये तो अपने आप में बहुत ही बड़ा मिशन है। तो सर इतनी लीगल फॉर्मेलिटीज, इन सिंपल वर्ड्स हम अगर कहें, जो लीगल फॉर्मेलिटीज, क्लियर, कंपनीज के केस में बहुत ज्यादा है सर, पार्टनरशिप के केस में है नहीं। बट सर ये भी तो पंगा है ना कि पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी है और कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी है। तो दैट मीन्स एवरीथिंग हैज सम प्रोज एंड कॉन्स, हर एक के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो इसीलिए एक लॉ बनाया गया, एक एक्ट पास किया गया कि हम लोग एक हाइब्रिड तैयार करते हैं। हाइब्रिड मीन्स काइंड ऑफ एक मिक्सचर तैयार करते हैं, मिक्सचर ऑफ व्हाट, पार्टनरशिप एंड कंपनीज, क्लियर, ताकि दैट मीन्स ये जो एलएलपी होगी सर ये काइंड ऑफ पार्टनरशिप होगी, बट जिसमें आपकी लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड। तभी इसका नाम क्या दिया गया, लिमिटेड, कह के स्पेशल पहले दिन से ही कि यहाँ पे पार्टनरशिप तो है, पार्टनरशिप तो है, बट लायबिलिटी आपकी क्या होगी सर, प्योरली लिमिटेड होगी, क्लियर। तो आपको हल्का सा बैकग्राउंड यहाँ पे इसलिए बताया कि एलएलपी एक्ट को बनाने का मेन कारण क्या था। जो लोग बेसिकली सर एंटरप्रेन्योरशिप जो रेजिस्ट कर रही थी, जो एंटरप्रेन्योर लोग ये सोचते थे कि पार्टनरशिप में काम करने का फायदा नहीं है बिकॉज वहां पे अनलिमिटेड लायबिलिटी है, और कंपनीज में हम जा नहीं सकते बिकॉज इतने सारे लीगल कंप्लायंसेस हैं कि हमारी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। तो सबको अवॉइड करने के लिए, ताकि एक पर्सन पार्टनरशिप का स्टेटस भी एंजॉय करे, क्लियर, प्लस कंपनीज के प्रिविलेजेस, कंपनी के बेनिफिट्स को भी क्या करे, इंजॉय करे, इसीलिए एक मिक्सचर वहां पे तैयार किया गया, दैट इज कॉल्ड एज एलएलपी, दैट इज कॉल्ड एज एलएलपी। नाउ वन बाय वन चैप्टर ओवरव्यू तो छोड़ो, इंट्रोडक्शन रीड आउट करो। सबसे पहले इसका बेसिक्स। द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑन 9th January 2007 notified the LLP Act 2008. The Parliament passed the LLP bill. अगर आपको पता हो, सबसे पहले तो ये जो एक्ट बनाए जाते हैं ये सबसे पहले तो पार्लियामेंट में ये बिल क्या होते हैं, पास। अगर पार्लियामेंट में ये बिल पास हो जाते हैं और प्रेसिडेंट की इसके ऊपर क्या मिल जाती है, असेंट, दैट मींस प्रेसिडेंट ने उस बिल के ऊपर क्या कर दिए, साइन कर दिए, तब जाके वो क्या बनता है, एक एक्ट 2008, क्लियर। दैट मींस सबसे पहले जो भी आप ड्राफ्टिंग करोगे, जो भी चीज आप करोगे, सबसे पहले पार्लियामेंट में जाके आप उसको बिल को क्या करवाओगे, पास, एंड आफ्टर दैट प्रेसिडेंट की उसके ऊपर क्या होएगी, असेंट। एंड जब तक प्रेसिडेंट अपनी असेंट नहीं देगा, असेंट देने का मतलब क्या है सर, साइन, क्लियर, कि बाय साइन, जब तक वो अपनी असेंट प्रोवाइड नहीं करेगा तब तक वो एक लॉ, तब तक वो एक एनेक्टमेंट नहीं मानी जाएगी। दिस एक्ट हैव बीन एनेक्टेड टू मेक प्रोविजंस फॉर द formation and regulation of LLP Act and for matters connected there or with or incidental thereto। अब यहाँ पे कहता जी ठीक है, तुमने बता तो दिया LLP Act बेसिकली इसको बनाया क्यों गया। कहते सर हम एक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टेटस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को एज अ LLP रजिस्टर्ड करवाना चाहती है तो बेसिकली वो LLP को रजिस्टर्ड कैसे करवाएगी, क्लियर, क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या रेगुलेशंस होंगी, एंड उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, इनकॉर्पोरेशन के टाइम क्या क्या कंप्लायंसेस उनको करने पड़ेंगे, वो सारे के सारे मैटर्स हम एक्ट के अंदर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। नाउ द LLP 2008 हैज 81 सेक्शंस एंड 4 schedules, क्लियर। नंबर 1 schedule, sir, it deals with the mutual rights and duties of the partners as well, limited liability partnership and its partners, and where there is absence of formal agreement with respect to them। मतलब सर ये जो फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे तो जैसे आप लोग पार्टनरशिप में क्या बनाते हो, एक पार्टनरशिप डीड बनाते हो, यहां पे बनता है LLP एग्रीमेंट, यहां पे बनता है LLP एग्रीमेंट, क्लियर। सो LLP एग्रीमेंट जो यहां पे बनाया गया सर, उस LLP, जस्ट अ मिनट, यस प्लीज, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी। हम लोग टॉपिक कर रहे थे LLP एक्ट के अंदर, हमारी बात चल रही थी सर बेसिकली जैसे आप लोग पार्टनरशिप डीड के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर नॉर्मली क्या बनाते हैं, एक पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। अब
यहाँ पे सर एलएलपी को फॉर्म करने के लिए आपका मेन जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होगा, इसको मैं अगर इन शॉर्ट, अगर मैं इसको इन शॉर्ट लिखना चाहूं, इसको मैं नाम दूंगा सर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। क्लियर? दैट मीन्स आपकी एलएलपी फॉर्म हुई है। क्लियर? इसका सबसे बड़ा मेन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या है कि आपके बीच में सर एक एलएलपी एग्रीमेंट बनाया होगा। अब एक बात बताओ, नॉर्मली ये एग्रीमेंट वर्ड, ये एग्रीमेंट होना, ये बेसिकली किसका फीचर है? अपने आप में एक पार्टनरशिप का फीचर है। क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर भी आप लोग क्या करते थे सर, पार्टनरशिप के अंदर हम एक पार्टनरशिप डीड बनाते थे। क्लियर? वही सेम पिच के ऊपर मैं आपको पहले ही बता चुका कि बेसिकली ये जो एलएलपी है ये इन दोनों का है मिक्सचर। दैट मीन्स कुछ बेनिफिट्स आपके यहाँ पे होंगे पार्टनरशिप वाले एंड कुछ बेनिफिट्स आपके होंगे कंपनीज वाले। इन दोनों को मिक्स करके आपके पास क्या बनाएगी? एलएलपी बनाएगी। तो उसमें फर्स्ट शेड्यूल ने अपना रोल क्लियर कर दिया कि मेरा सर काम क्या है, वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट, जहां पे पार्टनर्स के बीच में कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होगा, तो वहां पे पार्टनर्स के बीच में और एलएलपी एंड पार्टनर्स के बीच में क्या म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी, उनको एक्सप्लेन करना, उनको डील करना मेरा फर्स्ट शेड्यूल का काम है। क्लियर? इन सिंपल वर्ड्स सर एलएलपी एग्रीमेंट जहां पे नहीं होगा वहां पे क्या म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज होंगी, इनको डिफाइन करना फर्स्ट शेड्यूल का काम है। नाउ नेक्स्ट इज द सेकंड शेड्यूल डील्स विद, किसके साथ डील करता है? अगर आपने अपनी फर्म को, नॉर्मल फर्म को कन्वर्ट करवाना है किसके अंदर सर, एलएलपी के अंदर कन्वर्ट करवाना है, तो आपको वेरियस प्रोविजंस का कंप्लायंस करना पड़ेगा जो सेकंड शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है। नाउ द थर्ड शेड्यूल डील्स विद द कन्वर्शन ऑफ, अगर आप अपनी प्राइवेट कंपनी को एलएलपी के अंदर लेके जाना चाहते हो, एंड नंबर 4 अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को आप कहां पे लेके जाना चाहते हो? एलएलपी को। तो नॉर्मली सर अगर मैं ये वर्ड कहूं कि ये तीनों के तीनों प्रोविजंस कौन सी हैं, अगर आप अपनी कोई भी कन्वर्शन करवाना चाहते हो तो कन्वर्शन के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होंगे सर वो इन वेरियस शेड्यूल्स के अंदर मेंशन्ड हैं। अगर आप कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो आपको ये वेरियस शेड्यूल्स को क्या करवाना पड़ेगा? फॉलो करवाना पड़ेगा। जब तक आप इनको फॉलो नहीं करोगे, कंप्लायंस नहीं करोगे, तो आप अपनी फर्म को, प्राइवेट कंपनी को या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आ गया वर्ड सर, एक तो एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड दूसरा है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दैट इज कॉल्ड एज आरओसी, आर इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द एलएलपी एक्ट 2008. The central government has the authority to frame the rules with regard to the LLP Act and can amend them by notification in the official gazette. मतलब सर इनके रिलेटेड टू जो भी पावर होगी वो सारी की सारी पावर किसको दी गई? सीजी को। कि सीजी ने अगर कोई भी टाइम टू टाइम रूल्स बनाने हैं, कोई रेगुलेशंस बनानी है, तो वो जैसे मर्जी चाहे एलएलपी एक्ट के रिलेटेड वो सारे रूल्स रेगुलेशंस, इवन कोई अमेंडमेंट करनी है तो बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट वो कर सकती है। नाउ it is also to be noted that the Indian Partnership Act is not applicable to LLP because LLP के ऊपर सर अब LLP Act 2008 स्पेसिफिकली क्या हो गया? अप्लाई हो गया। तो अब 1932 की जो प्रोविजंस हैं वो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होंगी। क्लियर? नेक्स्ट इज नीड ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये आपका आया सर पर्पस की बेसिकली हम लोगों ने जो एलएलपी बनाई, एलएलपी बनाने का मेन कारण क्या था या ऐसी क्या नीड थी जो हमें बेसिकली ये एलएलपी फॉर्म करनी पड़ी। क्लियर? तो नाउ द लॉ मेकर्स envisage the need for bringing out the new legislation for the creation of LLP to meet with the contemporary growth of the Indian economy. A need has been felt for the new corporate form, मतलब हमें एक न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म की नीड थी। क्लियर? दैट वुड प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, जो बेसिकली किसका ऑल्टरनेटिव होगा? जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप हमारी चल रही है विद अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी, उसका एक ऑल्टरनेटिव तैयार किया जाए ऑन द वन हैंड, एंड द स्टैट्यूट बेस्ड मतलब सर लॉ बेस्ड,
गवर्नेंस हो जिसकी। क्लियर। स्ट्रक्चर ऑफ द एलएलपी कंपनी ऑन द अदर हैंड, क्योंकि सर हम चाहते हैं कि एक तो जो आपकी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप चल रही थी जो अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ फॉर्म होती थी सर, एक तो उस चीज को खत्म करने के लिए, और दूसरी बात कुछ स्टैट्यूट बेस्ड गवर्नेंस टाइप एक कंपनी फॉर्मेट करने के लिए हमने एक नया कॉर्पोरेट फॉर्म डिसाइड किया। क्लियर। काइंड ऑफ कॉर्पोरेट फॉर्म, नॉट एग्जैक्ट कॉर्पोरेट फॉर्म कि आप जैसे कहोगे कंपनीज होती हैं, कंपनीज की तरह नहीं सर। कंपनीज में तो बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, कंपनीज में बहुत सारी मतलब लिस्ट होती हैं जो हम लोगों को कंप्लीट करनी पड़ती हैं। इसमें इतनी ज्यादा कोई हार्श प्रोविजंस नहीं है जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। क्लियर। सो in order to enable professional expertise and entrepreneurial initiative to combine, organize and operate in flexible manner, innovative and efficient manner, the LLP is viewed as an alternative corporate business vehicle। ये लाइन अच्छी है कि LLP बेसिकली सर अपने आप में एक alternative corporate business vehicle है। It provides the benefit of LLP limited liability but allows its member, ये अंडरलाइन कर लो वर्ड, it provides the benefit of limited liability but allow its members the flexibility of organizing their internal structure as a partnership based on a mutually arrived agreement। अब एक बात देखो, ठीक है हमने कहा कि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी बनाने हैं वो सारे की सारी पावर किसके पास है, सीजी के पास। बट ये भी तो देखो इन्होंने आपको क्या पावर दी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना एक एलएलपी एग्रीमेंट बनाओ। उस एलएलपी एग्रीमेंट में जो तुम म्यूचुअली राइट्स, क्लियर, एंड लायबिलिटीज डिसाइड करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या चलेगा, काम चलेगा। मतलब सर ये एलएलपी एग्रीमेंट, ये जो एलएलपी एग्रीमेंट है ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर एलएलपी का क्या होगा ये डिसाइड कर रहा है। तो सर इतनी बड़ी पावर आपको दे दी। अब जैसे आज के टाइम में नॉर्मली जितनी भी कंपनीज हैं, कंपनीज अपनी मनमानी कोई नहीं कर सकती, कंपनीज अपने अकॉर्डिंग टू अपने राइट्स लायबिलिटीज कोई नहीं डिसाइड कर सकते। उनकी प्योरली जो भी सारी वर्डिंग चलती है, जो भी उनकी वर्किंग चलती है वो चलती है एज पर द कंपनीज एक्ट, दैट मीन्स लॉ की तरफ से। उल्टा यहां पे तो हमने आपको क्या दिया सर, बेनिफिट दिया। क्या बेनिफिट दिया कि आप अपना इंटरनल स्ट्रक्चर खुद डिसाइड कर सकते हो, म्यूचुअली अपना एक एग्रीमेंट बनाओ, राइट्स एंड लायबिलिटीज खुद के क्या करो, डिफाइन करो, हम बीच में कोई भी दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो इन्होंने वर्ड यहां पे क्या कहा, इट प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। एक तो तुम्हें लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट दिया, बट अलाउ इट्स मेंबर्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर as a partnership based on a mutually arrived agreement. The LLP form enables entrepreneurs, professionals and enterprises providing service of any kind or engaged in scientific and technical disciplines to form commercially efficient vehicles suited to their requirements। मतलब इन्होंने काफी सारे जो एंटरप्रेन्योर्स थे, जो प्रोफेशनल्स थे, या कुछ ऐसी एंटरप्राइजेस थी जो मतलब एक अपने वे से काम करना चाहती थी, लिमिटेड लायबिलिटी के साथ काम करना चाहती थी, या खुद का इंटरनल स्ट्रक्चर खुद डिजाइन करना चाहती थी, सबको एक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग विच सूटेड टू देयर रिक्वायरमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टू एक कॉर्पोरेट फॉर्म प्रोवाइड की। Owing to the flexibility in its structure and operation, the LLP is suitable vehicle for small enterprises and for investment by the venture capital। सर हमें भी होता है कि इतनी बड़ी कंपनी पाल के हम करेंगे क्या, कंपनी कौन सा बनानी सौखी पड़ी है। क्लियर। एंड कंपनी चलो बना भी ली, इनकॉर्पोरेट भी कर ली, सर उसके जो एनुअल रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो आरओसी के पास बार बार कोई ना कोई फॉर्म्स, कोई ना कोई मतलब लीगल कंप्लायंसेस हमें करने पड़ेंगे, सर इसके खर्चे कौन बियर करेगा। तो बेटर है जितनी भी स्मॉल एंटरप्राइजेस होती हैं वो फर्स्ट हमेशा किसकी तरफ जाती हैं, एलएलपी की तरफ, कि पहले आप एक एलएलपी बनाओ, छोटा सा काम स्टार्ट तो करो। हाँ ठीक है, कल को अगर हमारा बिजनेस काफी अच्छे लेवल पे चला गया तो नॉर्मल सी बात है हम उस एलएलपी को कन्वर्ट करवा लेंगे किसमें, जो आपकी मतलब एलएलपी की होगी उसको हम किसी कंपनी में या किसी भी फॉर्म में अगर हम जाना चाहें सर उसमें भी हम अपने आप को कन्वर्ट करवा सकते हैं। क्लियर। नाउ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप meaning and concept। Yes, a LLP is a new form of legal business entity with a limited liability. It is an alternative corporate business vehicle that not only gives the benefit of
लिमिटेड लायबिलिटी एट लो कंप्लायंस कॉस्ट, अगेन अवॉइड। एक तो लो कंप्लायंस कॉस्ट है सर एलएलपी के अंदर, but allows its partners the flexibility of organizing their internal structure। अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे लिखना चाहूँ सर, नंबर 1 बेनिफिट क्या था, एक तो लो कंप्लायंस कॉस्ट थी, नंबर 2 द फ्लेक्सिबिलिटी टू, या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ, एज इट इज वर्ड ही लिख देते हैं अपन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर। ये 2 लाइंस तो मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सर एक तो खुद का इंटरनल स्ट्रक्चर डिसाइड करने की जो फ्लेक्सिबिलिटी हमें दी गई, और दूसरी बात एक लो कंप्लायंस कॉस्ट पे, छोटी सी कॉस्ट पे हमें कॉर्पोरेट फॉर्म के जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लाइक कंपनी के जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं सर, वो अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है। द LLP is a separate legal entity, and while the LLP itself will be liable for the full extent of its assets, clear, जिसे आप वर्ड बोलते हो कि सेपरेट लीगल एंटिटी है जी, क्लियर, दैट मींस पार्टनरशिप के अंदर हम बोलते थे नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कि फर्म की प्रॉपर्टी होना, फर्म की लायबिलिटी होना, मतलब पार्टनर्स की एसेट होना और पार्टनर्स की लायबिलिटी होना। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल बी लिमिटेड। अगर यहां से ये वर्ड हटा दिया जाए तो नेचुरली सर यहाँ पे लिमिटेड की जगह वर्ड क्या आ जाएगा, अनलिमिटेड, क्योंकि पार्टनरशिप में यही तो पंगा था। क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या लिखा गया सर, LLP इज बेसिकली सेपरेट लीगल एंटिटी, तो यहां से वर्ड अनलिमिटेड क्या कर दिया गया, गायब। दैट मीन्स जो LLP की लायबिलिटी है वो LLP की ही लायबिलिटी है, और जो LLP की एसेट है वो LLP की ही एसेट है। LLP is an alternative corporate business form that gives the benefit of limited liability of a company and the flexibility of partnership। ये लाइन अच्छी है, important। And since LLP contains elements of both corporate structure as well as partnership firm, so it is called as a hybrid between company and a partnership। तो इसको आप नॉर्मल फॉर्म से क्या बोल सकते हो कि बेसिकली सर ये अपने आप में एक हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब मिक्सचर है कंपनी एंड अ पार्टनरशिप का। क्लियर? यस। ऑन द नेक्स्ट पेज कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो यहाँ पे आपके पास यूज करी गई। सर इन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में से नंबर 1 सबसे पहले आपके पास आती है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब इट मींस अ कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। देखो आप वो एक्ट कौन सा बन चुका, 2013, एंड इंक्लूड्स LLP registered under this act। क्लियर? इवन बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में LLP को भी इंक्लूड किया गया। LLP इनकॉर्पोरेटेड चाहे वो आउटसाइड इंडिया हो, एंड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में इन्होंने मेन पॉइंट तो ये डिस्कस करने थे कि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब सर कॉर्पोरेट मींस अ कंपनी, क्लियर, दैट मींस एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो किसी एक्ट के अकॉर्डिंग टू बनाई गई। क्लियर? तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया ये तो आएंगी। अब नेचुरल सी बात है, कंपनी के अंदर सर LLP का चार्ज भी लिया गया। दैट मींस बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर LLP को भी क्या किया गया, इंक्लूड किया गया, बट डज नॉट इंक्लूड अ कॉर्पोरेशन सोल। कॉर्पोरेशन सोल मतलब वो कॉर्पोरेशन है, तो ये भी तो कॉर्पोरेशन ही है, बट वो कॉर्पोरेशन जिसका सोल एक ही पर्सन, 1 मेंबर, इन सिंपल वर्ड्स लिखना चाहें दैट इज ओनली 1 मेंबर, जो एक ही मेंबर उस कॉर्पोरेशन को रन कर रहा है प्रॉपर वे से, सर उसको इंक्लूड नहीं करना। हाँ, बट अगर वो कॉर्पोरेशन बाय द एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, दैट मींस मोर देन 1 पर्सन है, फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इंक्लूड होंगे। बट नंबर 2 अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ। एनी लॉ कौन सा हुआ सर, जैसे इनके ऊपर चलता है सोसाइटी एक्ट 1860। क्लियर? तो जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह बनी हुई हैं सर उनको भी इंक्लूड नहीं करना, और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, क्लियर, और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट which the central government may by notification in the official gazette specify in this behalf। मतलब बाकी कोई भी जिसको CG क्या करेगी, नोटिफाई करेगी, उसको भी आपने इंक्लूड नहीं करना। बट द फॉर टाइम बिंग
दो एक्सेप्शंस हैं, किस किस को इंक्लूड नहीं करना, एक तो कॉर्पोरेशन सोल को और दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। क्लियर? अदरवाइज इट मींस अ कंपनी व्हिच इज डिफाइंड एज पर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, clear, of the 1956 and includes LLP registered under this act, LLP incorporated outside India and a company incorporated outside India. Sometimes ये definition आपके सामने पूछी जा सकती है. Business means, sir, business includes every trade, profession, service or any occupation, कुछ भी. Clear? Designated partner. Designated partner means any partner designated as such परसुआंट टू सेक्शन 7. एक यहाँ पे इंपॉर्टेंस आपको मिलेगी सर, यहाँ पे दो तरह के पार्टनर्स होते हैं. क्लियर? नंबर वन इज एक नॉर्मल पार्टनर्स, एक होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. डेजिग्नेटेड मतलब अब जैसे जितने भी पार्टनर्स हुए सर, सारे के सारे थोड़ी हर मैटर में जाया करेंगे, तो हम बेसिकली आउट ऑफ पार्टनर्स कोई 2 पार्टनर्स, 3 पार्टनर या 5 जितने भी होंगे सर, उन पार्टनर्स को डेजिग्नेट कर देते हैं कि हर जगह हमारी एलएलपी को ये पर्सन, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर? तो इसका मीनिंग आपको प्रॉपर वे से आगे मिलेगा. एंटिटी, सर एंटिटी मींस अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 18, 46 या फलाने जो भी सेक्शन है, अ फर्म सेटअप अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. क्लियर? तो इसको आप अवॉइड कर दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है. फाइनेंशियल ईयर, सर फाइनेंशियल ईयर in relation to a LLP means the period from the first day of April. वैसे तो ऑल ओवर हमारे अब जितने भी फाइनेंशियल ईयर हैं हर जगह 1 अप्रैल से लेके सर 31 मार्च तक बन चुके हैं. क्लियर? However, in case of LLP incorporated after the 30th day of September of a year, that means सर नेचुरली पूरे साल में 12 महीने हैं. क्लियर? फर्स्ट 6 मंथ्स कब एंड होते हैं? 30 सितंबर को. अगर कहते हैं आपकी इनकॉर्पोरेशन जो हुई, एलएलपी बनाई गई, वो 30 सितंबर के बाद, 30 सितंबर के बाद द फाइनेंशियल ईयर में एंड ऑन 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर. क्लियर? अब अगर मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल दूं सर, अगर लेट इट बी आपकी जो इनकॉर्पोरेशन हुई वो 30 सितंबर 19 के बाद हुई, पिछले साल. क्लियर? 30 सितंबर 19 के बाद हुई, तो नेचुरली सर आपका जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, क्लियर, आपका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा सर? लॉजिकली तो होना चाहिए 31 मार्च 2020, क्योंकि जिस साल में बनाएगी कहते नहीं, बट आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2021. क्लियर? क्योंकि जो आपकी इनकॉर्पोरेशन हुई वो 30 सितंबर 2019 के बाद हुई, तो उसने वर्ड क्या कहा, योर फाइनेंशियल ईयर में एंड on 31st day of March, ठीक है, of the year next following that year. Clear? 31st March of the year next following that year. तो रूल के अकॉर्डिंग सर हमारा फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2021 में. क्लियर? फॉरेन एलएलपी, yes, it means a LLP formed, incorporated, registered outside India which establish a place of business within India. Underline the word within India. तभी इसको फॉरेन एलएलपी बोलेंगे ना. अगर मान लो कोई ऐसी एलएलपी जो फॉरेन में बनी एंड फॉरेन में ही काम कर रही है, तो उसका हमारे साथ क्या लिंक? सर हम यहाँ पे फॉरेनर किसको बोलते हैं? फॉरेनर मीन्स वो पर्सन जो है बाहर का बट रह यहाँ पे रहा है, तभी आप उसको वर्ड क्या बोलते हैं? फॉरेनर. सेम चीज फॉरेन एलएलपी के केस में हम वर्ड क्या बोलेंगे? वो एलएलपीज जो फॉर्म, इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर्ड हुई तो बाहर ही हैं, आउटसाइड इंडिया हुई हैं, बट उनका बिजनेस प्लेस कहाँ पे है? इंडिया में है, इसीलिए उनका स्टेटस क्या दिया जाएगा? एज अ फॉरेन एलएलपी. क्लियर? नाउ एलएलपी मीन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, कुछ भी नहीं है. एंड एलएलपी एग्रीमेंट, इट मीन्स एनी रिटर्न एग्रीमेंट. साफ लिख गया, एनी रिटर्न एग्रीमेंट between the partners of the LLP or between the LLP and its partners which determines the mutual rights and duties of the partners and their rights and duties in relation to that of LLP. क्लियर? तो उसको हम वर्ड क्या बोलते हैं सर? LLP एग्रीमेंट. और ये तो मैं तो आपको पहले बोल चुका कि ये अपने आप में LLP को इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है. इसके बिना आपकी LLP रजिस्टर्ड नहीं होगी. क्लियर? नेक्स्ट इज पार्टनर्स.
Yes, partner in relation to LLP means any person who becomes a partner in the LLP in accordance with the LLP agreement. Sir, आप अपना LLP agreement read out करो and उस LLP agreement के अंदर पार्टनर्स का जो नाम लिखा होगा, दैट मीन्स नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जिनका नाम वहां पे मेंशन होगा एज अ पार्टनर, वो पर्सन क्या माने जाएंगे? पार्टनर्स. नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड. क्लियर? द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू द LLP. सर, LLP के ऊपर आपकी पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजन अप्लाई नहीं होती. पार्टनर्स, एनी इंडिविजुअल or body corporate, special underline the word or body corporate may be a partner in LLP. क्लियर? अब जैसे नॉर्मली सर पार्टनर्स के केस में तो आपने क्या रीड आउट किया था कि ओनली इंडिविजुअल जो होते हैं वो पार्टनर्स होते हैं, बट यहाँ पे इवन कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई दूसरी कंपनी भी अगर LLP का पार्टनर बनना चाहती है तो वो बन सकती है. मतलब बॉडी कॉर्पोरेट मींस सर अगर एक LLP दूसरी LLP का पार्टनर. अब बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन आप पीछे ऑलरेडी पढ़ चुके. सर वो जो पर्सन इंक्लूड होंगे इस बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में, मतलब कंपनी और LLP दूसरी LLP का पार्टनर बन सकती है. However, an individual shall not be capable of becoming the partner of LLP if, but individual के ऊपर क्या लगाई गई कंडीशंस जो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी पढ़ी थी, लाइक ही हैज बीन फाउंड, अगर वो अनसाउंड माइंड का निकला. क्लियर? एंड अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है या उसने अप्लाई किया हुआ है फॉर द एडजुडिकेशन एज एन इंसॉल्वेंट. तो बेसिकली सर इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में आपके इंडिविजुअल को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो आपके LLP का पार्टनर बने. क्लियर? नाउ मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स. सर एवरी LLP शैल हैव एटलीस्ट, और पार्टनरशिप के पॉइंट में पार्टनरशिप कम से कम 2 पार्टनर्स तो होंगे. तो every LLP shall have at least 2 partners. If at any time the number of partner of LLP is reduced below 2, पहली वर्ड तो क्या लिखा हुआ है? At any time the number of partner reduced below 2, क्योंकि अब ये मैं कहूं ये अपने आप में क्या है? एक statutory requirement. अगर इसको वर्ड कहा जाए तो इसको वर्ड क्या लिखोगे आप? ये अपने आप में statutory requirement है. क्या रिक्वायरमेंट है? कि कम से कम 2 पार्टनर्स तो होने चाहिए ही चाहिए. क्लियर? अब शेल वर्ड लिखा हुआ है, दैट मींस मैंडेटरी है. क्लियर? अब यहां पे उसने क्या कहा कि अगर आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स बिलो 2 रिड्यूस कर जाते हैं एंड द LLP कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 months, और इस बात को होते हुए तुम 6 महीने से ज्यादा अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो. क्लियर? वाइल द नंबर इज सो रिड्यूस्ड, मतलब सर लॉ की तरफ से आपको 6 months का टाइम दिया गया कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर मान लो बाय चांस गलती से भी 2 पार्टनर से कम हो गए, मैं कह रहा हूं जी मैं सिंगल मेंबर रह गया और मैं सिंगल मेंबर मोर देन 6 months, स्पेशल वर्ड मोर देन 6 month मैं काम कर रहा हूं. दैट मीन्स अगर मैं 6 month तक कर रहा हूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉ की तरफ से मुझे 6 महीने का टाइम दिया गया कि आप अपना कंप्लायंस पूरा करो, आप अपने ये जो मेंबर्स हैं उनको कंप्लीट करो. नहीं, बट मैंने 6 महीने से ज्यादा काम किया जबकि मेरे आज भी नंबर ऑफ मेंबर्स क्या हैं? रिड्यूस्ड हैं. द पर्सन हु इज द ओनली पार्टनर ऑफ द LLP ड्यूरिंग द टाइम दैट इट सो कैरीज ऑन द बिजनेस आफ्टर दोज 6 month, मतलब पहले 6 महीने जो तुम काम करोगे उसके लिए नहीं बोल रहा, आफ्टर 6 months के बाद जो तुम बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो एंड हैज द नॉलेज ऑफ द फैक्ट, और तुम्हें पता है कि तुम उसको अकेले कैरी ऑन कर रहे हो जबकि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि कम से कम 2 बंदे होने चाहिए. शैल बी पर्सनली लायबल. दैट मीन्स यहां पे उसकी लायबिलिटी क्या कर दी गई सर? अनलिमिटेड कर दी गई. दैट मीन्स वो पर्सनली लायबल होएगा, वहां पे आपकी LLP लायबल नहीं होगी, बिकॉज डिफॉल्ट आपकी ओर से था जबकि आपको पता था कि आपको सर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए, कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, बट फिर भी मोर देन 6 month हो चुके एंड आफ्टर दो 6 month जो भी लायबिलिटी होगी सर उन लायबिलिटीज के लिए आप पर्सनली लायबल होगे. दैट मीन्स वो आपकी लायबिलिटी होगी, LLP लायबल नहीं होगी. क्लियर? तो इस पॉइंट को टिक कर लेना. यही सेम प्रोविजन आपको कंपनीज एक्ट में भी दोबारा देखने को मिलेगी.
यस प्लीज। नेक्स्ट पॉइंट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स यहां पे मैंने आपको पहले बताया, डेफिनेशन के अंदर आया था, बट वहां पे उसका मीनिंग प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड नहीं था। एवरी एलएलपी शैल हैव एट लीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, कम से कम, और लिखा हुआ है शैल मतलब मस्ट। अब कहने का मतलब क्या हुआ, मिनिमम 2 पार्टनर्स तो होंगे। क्लियर। बेटर है कि वही 2 पार्टनर्स अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाए तो चले। मैं ये नहीं बोल रहा कि 2 वो वाले और 2 ये वाले, नहीं। मैं कह रहा हूं जी कम से कम, अगर देखो कम से कम 2 पार्टनर्स तो होंगे, मैं उन्हीं 2 पार्टनर्स को क्या बना दूंगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बना दूंगा। तो मतलब यहां पे मैं ये नहीं बोल रहा कि 2+2, मैं यहां पे वर्ड बोल रहा हूं कि जो 2 पार्टनर्स, कम से कम 2 पार्टनर हो, और अगर मैं उन्हीं 2 को डेजिग्नेटेड बना दूं तो मेरी कंडीशन पूरी हो जाएगी। हु आर इंडिविजुअल्स, अंडरलाइन द वर्ड स्पेशली, मतलब सर ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं, क्लियर, दे कांट बी बॉडी कॉर्पोरेट। जो बॉडी कॉर्पोरेट है सर, बॉडी कॉर्पोरेट कभी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकती। साफ लिखा हुआ है कि जो दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे वो इंडिविजुअल पर्सन होंगे एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया। क्लियर। इफ इन एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, सर मैं क्या करूं, मेरी सारी की सारी जो पार्टनर्स हैं वो सारी ही कंपनियां हैं, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड। क्लियर। और इन विच one or more partners are individuals and body corporates, at least 2 individuals who are partners of such LLP or nominees of such bodies corporate shall act as designated partners। body corporate नहीं होएगी। अगर मैं वर्ड कह रहा हूं कि X लिमिटेड है या Y लिमिटेड है, ये डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकती, बट ये अपने जो नॉमिनी होंगे, जो इनको रिप्रेजेंट करेंगे, लेट इट बी मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, जिसके थ्रू ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, उन पर्संस को, उन इंडिविजुअल्स को क्या माना जाएगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बॉडी कॉर्पोरेट खुद डायरेक्टली डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकती। हाँ, जिसके थ्रू वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, क्लियर, जो उनके नॉमिनीज हैं वो बेसिकली बॉडी कॉर्पोरेट्स के नॉमिनीज जो हैं वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बन सकते हैं एलएलपी के। एंड रेजिडेंट इन इंडिया मतलब सर, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द टर्म रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन, अंडरलाइन, 180 डेज। अगर वर्ड कहा जाए सर, एटलीस्ट, कम से कम 182 डेज इन द प्रोसीडिंग 1 ईयर, पिछले 1 साल में कम से कम वो पर्सन इंडिया में 182 दिन 182 डेज यहाँ पे क्या करे, रिजाइड करे, स्टे करे, तब जाके वो पर्सन क्या माना जाएगा, रेजिडेंट इन इंडिया। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की जो प्रोविजन है सर, बेसिकली ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ी सी अलग से वेटेज प्रोवाइड करना। हाँ जी, क्लियर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो हमने नोट डाउन करी। अब चलते हैं जी इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स या सेलिएंट फीचर्स ऑफ एलएलपी। क्लियर। यस, नंबर 1 इज एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ये तो आप पीछे पढ़ चुके कि बेसिकली सर एलएलपी अपने आप में क्या एक बॉडी कॉर्पोरेट है। क्लियर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008 provides that LLP is a body corporate formed and incorporated under this act and is a legal entity separate from that of its partners and shall have perpetual succession. Therefore, any change in the partner or LLP shall not affect the existence, the rights and liabilities of the LLP। मतलब सर परपेचुअल सक्सेशन आगे भी आपको गिवन है नंबर 2 पे, किसी के आने से, किसी के जाने से, किसी के इंसेन होने से, किसी के रिटायरमेंट होने से, किसी की डेथ होने से सर हमारे एलएलपी के स्टेटस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलएलपी की जो एग्जिस्टेंस है वो क्या रहेगी, कॉन्टिन्यूस नेचर की रहेगी। क्लियर। देयरफॉर yes, section 3 of the LLP act provides that LLP is a body corporate formed and incorporated in this act and is a legal entity separate from its partners। मतलब सर LLP की एक अपनी एग्जिस्टेंस है, जैसे कंपनीज को हम वर्ड बोलते हैं, अगर
एक्स लिमिटेड बनी हुई है तो एक्स लिमिटेड अलग है और उसके मेंबर्स अलग हैं। क्लियर। सेम केस अगर मान लो एक्स एलएलपी बनी हुई है, क्लियर, एक्स एलएलपी बनी हुई है तो वो एलएलपी भी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होल्ड करती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, अपने नाम पे ये लिखा हुआ वर्ड कि बेसिकली इट इज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। मतलब एलएलपी अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी करना चाहे तो सर वो अपने नाम पे एंटर कर सकती है क्योंकि उसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सो वर्ड द एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इज लायबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स, बट लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड to their aggregate contribution in the LLP. In other words, creditors of LLP shall be the creditors of LLP alone. That means जो liability LLP की है वो LLP की ही है। क्लियर। दैट मीन्स वो पार्टनर्स की लायबिलिटी नहीं है, वो प्योरली सर किन की लायबिलिटी है, एलएलपी की ही लायबिलिटी है। म्यूचुअल एजेंसी सर फर्दर नो पार्टनर इज लायबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर्स। जैसे आप लोग पार्टनरशिप एक्ट में वर्ड बोलते हो सर पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी होती है, बट यहाँ पे पहला ही वर्ड क्या बोल दिया, नो। दैट मीन्स नो म्यूचुअल एजेंसी। सर यहाँ पे कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं होएगी। दैट मीन्स मैं अपने एक्ट से बाकी पार्टनर्स को लायबल नहीं कर सकता एंड ना ही बाकी पार्टनर्स अपने एक्ट से मुझे लायबल कर सकते हैं। दस इंडिविजुअल पार्टनर्स आर शील्डेड, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ज्वाइंट लायबिलिटी क्रिएटेड बाय अनदर पार्टनर्स, wrongful business decision or misconduct. In other words, all the partners will be the agent of LLP alone. That means मेरा लेना देना सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है, एलएलपी के साथ है। मैं एलएलपी का पार्टनर हूं, बाकियों का पार्टनर नहीं हूं, तो मैं अपने एक्ट से एलएलपी को बाइंड कर सकता हूं, एलएलपी अपने एक्ट से मुझे बाइंड कर सकती है, बट मैं अपने एक्ट से बाकी पार्टनर्स को बाइंड नहीं कर सकता। सो नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर आप कहना चाहो सर यहाँ पे कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती। एंड म्यूचुअल एजेंसी होने का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली अगर आप अपने एक्ट से दूसरों को बाइंड कर सकते हो तो दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल एजेंसी, बट एलएलपी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर। नाउ एलएलपी एग्रीमेंट, ये आप अच्छा खासा पीछे रीड आउट कर चुके। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। Yes, a LLP is an artificial legal person because it is created by a legal process and is clothed with all rights of an individual. It can do everything which any natural person can do, except of course that it cannot be sent to jail. हाँ वो बात अलग है कि इसको जेल में नहीं भेज सकते, इसको ओथ नहीं दिलवा सकते, इसकी मैरिज को डाइवोर्स, nor can it practice a learned profession, clear, like CA or medicine. Clear. LLP is invisible, intangible and immortal. Immortal मतलब सर it can be dissolved by law only. अगर इसको पैदा किसने किया, लॉ ने किया, तो नेचुरली खत्म भी कौन करेगा, लॉ ही करेगा। बट नॉट फिक्टिशियस बिकॉज, हाँ बट ये फिक्टिशियस भी नहीं है। कहीं तुम अगर वर्ड कहो कि ये फिक्टिशियस नेचर की है, सर फिक्टिशियस नहीं है, ये अपने आप में एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। दैट मीन्स लॉ की तरफ से इसको एक लीगल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड की गई, बट ये नहीं है कि ये फिक्टिशियस है, बिकॉज इट रियली एग्जिस्ट, रियल में ये एग्जिस्ट करती है, बट सर आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली का मतलब क्या था, इन सिंपल वर्ड्स लिखो साइड पे, इन द आईज ऑफ लॉ। इन द आईज ऑफ लॉ, सर बेसिकली इन द आईज ऑफ लॉ ये क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। नेक्स्ट इज कॉमन सील। कॉमन सील मीन्स a LLP being an artificial person can act through its partners and designated partners. LLP may have a common seal, may have, कुछ जरूरी नहीं है, may have a common seal if it decides to have one. Thus, it is not mandatory for a LLP to have a common seal. It shall remain under the custody of some responsible official and it shall be affixed. Affixed मतलब common seal मतलब kind of stamp. Clear? In the presence of at least
टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। दैट मींस इस कॉमन सील का यूज जब किया जाएगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट कम से कम वो जो तुम्हारे दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनके सामने। क्लियर? कॉमन सील मतलब काइंड ऑफ सर अ स्टैंप जिससे हम एलएलपी की प्रेजेंस काउंट करवा सकें। Limited liability, sir, every partner of the LLP is for the purpose of the business of LLP the agent of the LLP but not of other partners। मैं एजेंट हूं बट किसका? सिर्फ और सिर्फ LLP का, ना कि अदर पार्टनर्स का। The liability of the partners will be limited to their agreed contribution। जितना मैंने contribution LLP में कहा हुआ है, such contribution may be of tangible or may be intangible nature or both। Management of business, the partners in the LLP are entitled to manage the business of LLP but only the designated partners are responsible for the legal compliances। क्योंकि मैं पहली वर्ड बोल चुका सर, ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं ये आपकी LLP को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो कल को कोई भी डिफॉल्ट होगा लीगल कंप्लायंसेस के रिलेटेड टू, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के ऊपर केस फाइल करना। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, सर एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स एंड शैल आल्सो हैव एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स एज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ whom one shall be the resident in India। क्लियर? सो देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है पार्टनर्स के ऊपर। सो इसको अंडरलाइन कर लो आप। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, the essential requirements for forming LLPs carrying on a lawful business, clear, with a view to earn profit। Thus LLP cannot be formed for charitable purpose। That means अगर आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हो सर, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए नॉन इकोनॉमिक पर्पस के लिए आपकी LLP नहीं बन सकती। प्योरली अगर LLP बनानी है सर, LLP मीन्स प्रॉफिट मोटिव, LLP मीन्स प्रॉफिट motive। Clear? Now investigation, the central government shall have powers to investigate the affairs of an LLP by appointment of competence authority for the purpose। अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि आपके LLP के अफेयर्स को क्या किया जाए, प्रॉपर वे से चेकिंग करवाई जाए, इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए, तो वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपॉइंट करके आपकी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज compromise or arrangement, any compromise or agreements or arrangements होगा, agreements नहीं यहाँ पे होगा वर्ड, या arrangements होगा वर्ड, गलत है ये। including merger and amalgamation of LLP shall be in accordance with the provisions। that means in accordance with provision करो। and same अगर आपने कोई conversion करनी है तो वो भी आपके पास various schedules given है सर, उन schedules को properly read out करो। जैसे फर्म का 2nd, प्राइवेट का 3rd एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का 4th शेड्यूल था। ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सर आज के टाइम में एवरी फॉर्म और एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड डिलीवर्ड अंडर द एक्ट। कुछ नहीं सर, नॉर्मली ये साइट पे जाओ www.mca.gov.in, वहां पे जो भी आपने फॉर्म्स फाइल करने बाय द ऑथेंटिकेटेड पार्टनर और बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर वो क्या होने चाहिए? फाइल्ड होने चाहिए। क्लियर? वे या उसके ऊपर DSC लगे होने चाहिए, दैट मींस डिजिटल सिग्नेचर्स। एंड लास्ट इज फॉरेन LLPs। Foreign LLP as a limited liability partnership formed incorporated outside India or which has a business place in India, foreign LLP can become a partner in Indian LLP। Even foreign LLP भी किसी Indian LLP का पार्टनर हो सकती है। Advantages क्या हुए सर? Advantages of LLP form, it is organized and operate on the basis of agreement। agreement कौन सा? जो आप लोग LLP agreement बनाते हैं। provides flexibility without imposing detailed legal and procedural requirements, सारी flexibility है। easy to form, all partners enjoy limited liability, flexible capital structure है and easy to dissolve है। तो ये कुछ क्या थे सर हमारे advantages। yes clear? so in the first lecture मैं पहले आपको यही प्रोवाइड कर रहा हूँ ओनली, ताकि आप जस्ट पहले इतना सा इसमें देखें अच्छे वे से कि LLP क्यों बनाएगी, LLP को बनाने का कारण क्या था, LLP डेफिनेशन, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको जो दी गई एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। क्लियर? सो इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा अबाउट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP। यस, ओके, थैंक यू।